आपके जीवन का प्रत्येक क्षण आपकी आत्मा को एक अद्वितीय आध्यात्मिक आयाम से जोड़ रहा है और यह आपकी वर्तमान चेतना के स्तर पर निर्भर करता है। ये कोई कपोल कल्पना नहीं है, बल्कि अमेरिका के विख्यात साइकिक एडगर केसी ने अपनी 14,000 से अधिक रीडिंग्स में इस प्रक्रिया का ठीक इसी तरह वर्णन किया था। ये सभी रीडिंग्स आज भी वर्जीनिया बीच में सुरक्षित रखी हुई है। साल 1923 में जब केसी अपने गहरे ध्यान की अवस्था में थे, तब उन्होंने अपनी स्टेनोग्राफर को चौंका दिया। उन्होंने 7 विभिन्न आध्यात्मिक लोकों का वर्णन किया, जहां मानव आत्माएं इस दुनिया और अगली दुनिया के मध्य निवास करती है। उन्होंने न केवल इन लोकों के नाम बताए, बल्कि ये भी समझाया कि आपकी चेतना किस उच्च स्तर तक पहुंच सकती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आप इसी जीवन में रहते हुए कैसे एक उच्च आयाम, हायर डायमेंशन तक पहुंच सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे एक सरल लेकिन आवश्यक अनुरोध करना चाहता हूं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं। लगभग 100 वर्षों से यह महत्वपूर्ण जानकारी सामान्य आध्यात्मिक शिक्षाओं से छिपी हुई थी, और YouTube का एल्गोरिथम हमेशा इस प्रकार की सत्य को उन सभी लोगों तक नहीं पहुंचा पाता जिन्हें इसकी वास्तव में आवश्यकता है। अब जो रहस्य मैं आपको बताने वाला हूं, वो आध्यात्मिक यात्रा के बारे में आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। 1920 के दशक के मध्य की अपनी एक सबसे असाधारण रीडिंग में केसी ने यह खुलासा किया कि अधिकांश मनुष्य इस तथ्य से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं कि वे सबसे निचले आध्यात्मिक आवृत्ति पर जी रहे हैं। उन्होंने इसे भौतिक चेतना का क्षेत्र, मटीरियल कॉन्शियसनेस रियल्म, कहा। यह एक ऐसी स्थिति है जहां अहंकार और सांसारिक वस्तुओं के प्रति इतना गहरा लगाव होता है कि आत्माएं सैकड़ों जन्मों तक उसी में फंसी रह सकती है। और आध्यात्मिक विकास के बारे में उन्होंने जो बताया, वो और भी अधिक चिंताजनक था। साल 1932 में एक व्यवसायी की रीडिंग के दौरान केसी की आवाज अचानक बदल गई, जिसे वहां मौजूद लोगों ने दूसरी दुनिया की आवाज बताया। उन्होंने घोषणा की कि इस व्यक्ति की आत्मा 800 वर्षों से एक ही आध्यात्मिक स्तर पर अटकी हुई थी और हर जन्म में वही पुरानी गलतियां बार बार दोहरा रही थी। उनकी स्टेनोग्राफर ग्लैडिस डेविस ने बाद में लिखा कि उन्होंने केसी को इतना अधिक हैरान पहले कभी नहीं देखा था। जब केसी ध्यान से बाहर आए तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था, लेकिन संदेश स्पष्ट था। ये आत्मा गहरी नींद में थी और केसी ने कुछ ऐसा देखा था जिसने उन्हें भी भयभीत कर दिया था। ये बात आध्यात्मिक प्रगति के बारे में हमारी सभी धारणाओं को पलट देती है। बहुत से लोग मानते हैं कि कई जन्म लेने से आत्मा स्वतः ही ऊपर उठ जाती है, लेकिन केसी की रीडिंग्स इसके बिल्कुल विपरीत सिद्ध करती है। अपने सबसे प्रसिद्ध मामलों में से एक में केसी ने कहा था कि कुछ आत्माएं प्राचीन अटलांटिस के समय से, यानी 12,000 सालों से भी अधिक समय से वही फंसी हुई है। वे कोई राक्षस नहीं थे, वे सामान्य लोग थे जिन्होंने विकास के बजाय आराम को, प्रेम के बजाय डर को और सेवा के बजाय अहंकार को बार बार चुना। और यहां सबसे चौंकाने वाली बात यह है, इन आत्माओं को एहसास भी नहीं होता कि वे फंसी हुई है। उन्हें लगता है कि वे प्रगति कर रहे हैं क्योंकि वे जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, मर रहे हैं और दोबारा जन्म ले रहे हैं, लेकिन उनकी चेतना कभी विकसित नहीं होती। वे आध्यात्मिक नींद में डूबे हुए सोते हुए मनुष्यों की तरह हैं, जो जन्म जन्मांतर तक एक ही पैटर्न दोहराते रहते हैं। इससे पहले कि आप अपने आध्यात्मिक स्तर को लेकर चिंतित हो, एक गहरी सांस लें। उम्मीद अभी भी बाकी है। साल 1944 में अपनी मृत्यु से ठीक 1 साल पहले केसी ने अपनी चेतना के विकास पर अपनी सबसे महत्वपूर्ण रीडिंग दी थी। न्यूयॉर्क की एक महिला ने उनसे पूछा, मैं कैसे जानूं कि मैं किस आध्यात्मिक क्षेत्र से काम कर रही हूं? उनके जवाब पर 8 दशकों से अध्ययन किया जा रहा है। केसी ने कहा, हर व्यक्ति को अपनी आध्यात्मिक आवृत्ति के लगातार संकेत मिलते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इतने विचलित होते हैं कि वे उन पर ध्यान नहीं देते। ये संकेत सपनों,
अंतर्दृष्टि की झलक, अजीब संयोग और जिन्हें उन्होंने आत्मा की प्रेरणाएं, सोल प्रॉम्प्टिंग्स कहा था, के रूप में आते हैं। वे क्षण जब आप बस जानते हैं कि कुछ सच है, बिना ये जाने कि क्यों। और उन्होंने हमें कुछ व्यावहारिक तरीका भी दिया। अपनी सबसे उपयोगी रीडिंग्स में से एक में केसी ने चेतना दर्पण तकनीक, कॉन्शियसनेस मिरर टेक्निक के बारे में बताया। ये एक 5 मिनट का अभ्यास है जो अभी आपके मौजूदा आध्यात्मिक स्तर का खुलासा कर सकता है। उनका निर्देश सीधा था, उन लोगों पर ध्यान दे जो आपकी सबसे मजबूत नकारात्मक भावनाओं, गुस्सा, ईर्ष्या, निर्णय, डर को ट्रिगर करते हैं। उस पल में आप अपनी ही अनसुलझी चेतना का प्रतिबिंब देख रहे होते हैं। ये अंतर्दृष्टि आपके खुद को और अपनी किस्मत को देखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकती है। आपकी प्रतिक्रियाएं यादृच्छिक नहीं होती, वे आपकी आत्मा की मौजूदा आवृत्ति का दर्पण होती है। जब कोई आपको ट्रिगर करता है और आप गुस्से में फट पड़ते हैं या तुरंत निर्णय करने लगते हैं, तो आप पहले क्षेत्र भौतिक चेतना से काम कर रहे होते हैं। इसके बजाय अगर आप समझ के साथ करुणा महसूस करते हैं, तो आप पहले से ही एक उच्च आवृत्ति को छू रहे हैं। और अगर आप उस व्यक्ति को देख सकते हैं और सच में उसे एक और आत्मा के रूप में देख सकते हैं जो आपकी तरह ही एक मानवीय अनुभव से गुजर रही है और उसकी यात्रा के लिए वास्तविक प्रेम महसूस कर सकते हैं, तो आप एडगर केसी के बताए क्राइस्ट चेतना, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस से जी रहे हैं। वो सबसे ऊंचा क्षेत्र जहां एक आत्मा भौतिक शरीर में रहते हुए पहुंच सकती है। ये सीधा सा परीक्षण इतना सटीक था कि केसी इसका इस्तेमाल ये तय करने के लिए करते थे कि कौन उन्नत शिक्षाओं के लिए तैयार है और किसे पहले चेतना कार्य की बुनियादी बातें सीखने की आवश्यकता है। बार बार इसके परिणाम स्पष्ट थे, लेकिन आध्यात्मिक विकास के बारे में केसी ने जो बताया वो इस अवस्था से कहीं ज्यादा बढ़कर है। साल 1936 में एक महिला उनके पास ये दावा करते हुए आई कि वो कभी अटलांटिस में रहती थी। सभी को उम्मीद थी कि वो उसकी कहानी को एक कल्पना कहकर खारिज कर देंगे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने उसके पिछले जन्म की पुष्टि की और फिर एक ऐसा खुलासा किया जिसने चेतना के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने समझाया कि अटलांटिस के दौरान रहने वाली आत्माओं के पास ऐसी आध्यात्मिक प्रौद्योगिकियां और जागरूकता की अवस्थाएं थी जिनकी आज के इंसान शायद ही कल्पना कर सके। ये वो हिस्सा है जिससे आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। केसी ने कहा कि उन कई उन्नत आत्माओं ने हमारे समय में जन्म लेने का चुनाव किया ताकि वे मानवता को एक बड़ी विकासवादी छलांग लेने में मदद कर सके। 1900 और 2000 के बीच हजारों अटलांटियन आत्माएं ऐसी पैदा होंगी जिनमें उन उच्च स्तरीय स्मृतियों के टुकड़े अभी भी बरकरार होंगे। उनका मिशन था धरती पर उच्च आध्यात्मिक आवृत्तियों को स्थापित करना और दूसरों को उन उन्नत क्षेत्रों में मार्गदर्शन करना। इसका मतलब है कि कुछ लोग जो आपके बगल में किराना स्टोर में चल रहे हैं, आपके कार्यस्थल में बैठे हैं या आपकी गली में रह रहे हैं, वे औसत इंसान से हजारों साल आगे के चेतना स्तरों पर काम कर रहे हैं। वे यहां इत्तेफाक से नहीं हैं, वे यहां पूरी पृथ्वी को उसके अगले स्तर पर ले जाने के मिशन पर है। फिर भी केसी ने कुछ बहुत ही स्पष्ट कर दिया, कोई भी आत्मा, चाहे वो कहीं से भी शुरू हो, अपनी आध्यात्मिक प्रगति को नाटकीय रूप से तेज कर सकती है। कैसे? उन सार्वभौमिक आध्यात्मिक विकास के नियमों के अनुसार जीकर जिन्हें उन्होंने बताया था। अपनी सबसे विस्तृत रीडिंग्स में से एक में उन्होंने 5 अभ्यास बताए जो एक आत्मा को एक ही जन्म में सबसे निचले क्षेत्र से सबसे ऊंचे क्षेत्र तक ले जा सकते हैं। ये अनुष्ठान या हठधर्मिता नहीं है, बल्कि जीने के व्यावहारिक तरीके हैं। पहला नियम है स्व से ऊपर सेवा, सर्विस अबव सेल्फ। लेकिन केसी केवल स्वयं सेवा या कभी कभार अच्छे कामों की बात नहीं कर रहे थे। उनका मतलब कुछ ज्यादा गहरा था। आपके हर चुनाव में आप नाश्ते में क्या खाते हैं, आप अपने साथी से कैसे बात करते हैं, आप आलोचना पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं,
या तो आपकी अहंकार को पोषण मिलता है या आपकी आत्मा के विकास को। निचले क्षेत्रों में फंसी आत्माएं बार बार अहंकार को चुनती हैं। विकसित आत्माएं लगातार उसे चुनते हैं जो चेतना को ऊपर उठाता है। फिर उन्होंने उस बात पर ध्यान दिया जो आधुनिक भारतीयों के लिए सबसे बड़ी बाधा हो सकती है। ये भ्रम की भौतिक सफलता आध्यात्मिक सफलता के बराबर है। केसी ने खुलासा किया कि अनगिनत आत्माएं वित्तीय प्रचुरता हासिल करने के बाद वास्तव में आध्यात्मिक रूप से पीछे हट जाती है, क्योंकि वे धन को जागृति समझ लेती है। उन्होंने ऐसी आत्माएं देखी जो गरीबी के जन्मों में ज्यादा विकसित थी, बजाय इसके कि वो अपने अमीर जन्मों में थी। पैसा खुद समस्या नहीं है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। यदि आपका धन आपके आध्यात्मिक मिशन की सेवा करता है और दूसरों को ऊपर उठाता है, तो ये आपकी आवृत्ति बढ़ाता है। यदि ये आपके अहंकार को पोषण देता है और अलगाव पैदा करता है, तो ये आपको निचले क्षेत्र से बांध देता है। दूसरा सार्वभौमिक नियम है विचार रचनात्मक शक्ति के रूप में, थॉट एज क्रिएटिव फोर्स। केसी ने समझाया कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि वे अपनी सोच के जरिए अपनी आध्यात्मिक वास्तविकता को लगातार आकार दे रहे हैं। हर विचार आपकी आवृत्ति को बढ़ाता या घटाता है। चिंता करना, और यहां एक मोड़ है जिसे ज्यादातर गुरु छोड़ देते हैं। केवल सकारात्मक सोच से ये नहीं होगा। केसी ने पाया कि बहुत सी आत्माएं अपनी ही परछाइयों से बचने के लिए सकारात्मकता का इस्तेमाल करती थी, जिससे वे आध्यात्मिक गतिरोध में फंसी रह जाती थी। उन्होंने कहा कि सच्ची प्रगति के लिए सच्चाई के जरिए शुद्धिकरण की जरूरत है। अपने अंधेरे का ईमानदारी से सामना करना, अपनी खामियों को पूरी तरह से स्वीकार करना और फिर भी खुद से प्यार करना। तभी आप उन उच्च क्षेत्रों तक पहुंच सकते हैं जहां असली परिवर्तन होता है। और तीसरा नियम है सेवा के रूप में उपचार, हीलिंग एज स्पिरिचुअल सर्विस। केसी का मतलब सिर्फ शरीर को ठीक करना नहीं था, उनका मतलब था खुद के हर टूटे हुए हिस्से को ठीक करना। क्योंकि हर बार जब आप डर को ठीक करते हैं तो आप सामूहिक में डर को कम करते हैं। हर बार जब आप गुस्से को छोड़ते हैं तो आप दूसरों के लिए भी ऐसा करना आसान बनाते हैं। हर बार जब आप शर्म को मिटाते हैं तो आप मानता को उस जंजीर से आजाद करते हैं जो हमारी पूरी प्रजाति को निचली आवृत्तियों में रखती है। हम सब सबसे गहरे स्तर पर जुड़े हुए हैं। आपका उपचार सबका उपचार है और आपका विकास अभी इस जीवन काल में वो चिंगारी बन सकता है जो अनगिनत दूसरों को जीने के एक उच्च मार्ग में ऊपर उठा दे। आपका व्यक्तिगत आध्यात्मिक कार्य सिर्फ आपकी अपनी वृद्धि के बारे में नहीं है। आपके हर चुनाव से मानवीय चेतना के पूरे क्षेत्र में एक तरंग प्रभाव पैदा होता है। हर बार जब आप डर पर प्रेम को चुनते हैं, प्रतिशोध पर क्षमा को चुनते हैं या भ्रम पर सच्चाई को चुनते हैं, तो आप सिर्फ खुद को ठीक नहीं कर रहे होते हैं, आप हमारी पूरी पृथ्वी को उच्च आध्यात्मिक क्षेत्रों के थोड़ा और करीब ला रहे होते हैं। 1942 में एडगर केसी ने एक रीडिंग दी जिसने उन सभी धारणाओं को तोड़ दिया कि एक आत्मा के आध्यात्मिक स्तर को क्या निर्धारित करता है। ये अच्छे कर्म नहीं थे, ये घंटों का ध्यान नहीं था और ये आध्यात्मिक ज्ञान भी नहीं था जो एक व्यक्ति ने जमा किया था। केसी के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण कारक सच्ची क्षमा करने की क्षमता थी। क्षमा, उन्होंने कहा, हर उच्च क्षेत्र की मास्टर कुंजी है, लेकिन वो उस औपचारिक ऊपरी सतह की क्षमा की बात नहीं कर रहे थे जिसका हम में से ज्यादातर लोग अभ्यास करते हैं। वो प्रकार की क्षमा जहां आप कहते हैं कि आपने माफ कर दिया है, लेकिन फिर भी एक सूक्ष्म प्रतिशोध या नैतिक श्रेष्ठता की शांत भावना रखते हैं। केसी ने जिसे क्राइस्ट जैसा क्षमा, क्राइस्ट लाइक फॉरगिवनेस कहा, उसका वर्णन किया जो किसी को भी वैसा ही होने की जरूरत से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। क्षमा का यह स्तर इतना दुर्लभ है कि केसी ने इसे अपनी पढ़ी गई आत्माओं में से 1% से भी कम में पाया। ज्यादातर लोग मानते हैं कि उन्होंने माफ कर दिया है जब उन्होंने सिर्फ अपने गुस्से को दबा दिया है या हाई रोड
लेने का फैसला किया है। सच्ची क्षमा कहीं ज्यादा गहरी जाती है। इसके लिए अलगाव के भ्रम को देखना और यह पहचानना जरूरी है कि हर कोई अपनी चेतना के मौजूदा स्तर से अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहा है। एक दस्तावेजी मामला दिखाता है कि यह कितना परिवर्तनकारी हो सकता है। 1938 में केसी ने एक महिला के लिए रीडिंग की जिसके पति ने उसे और उसके 3 बच्चों को अपनी सेक्रेटरी के लिए छोड़ दिया था। वो गुस्से से भरी हुई थी और जानना चाहती थी कि क्या उसे अगले जन्म में सजा मिलेगी। केसी के जवाब ने सबको स्तब्ध कर दिया। उन्होंने समझाया कि उसके पति के कर्म वास्तव में उसकी आत्मा की वृद्धि की सेवा कर रहे थे, उसे विक्टिमहुड और आध्यात्मिक महारत के बीच एक चुनाव दे रहे थे। अगर वो सच्ची क्षमा तक पहुंच पाती, इसलिए नहीं कि उसके पति इसके लायक थे, बल्कि इसलिए कि क्षमा उसकी अपनी आत्मा को आजाद कर देगी, तो वो आध्यात्मिक विकास में एक क्वांटम छलांग लेगी। उसने केसी के मार्गदर्शन का 2 साल तक पालन किया। जब वो आखिरकार सच्ची क्षमा तक पहुंची तो उसे सिर्फ भावनात्मक रूप से हल्का महसूस नहीं हुआ। फॉलोअप रीडिंग्स के अनुसार उसकी चेतना दूसरे क्षेत्र से 5वें क्षेत्र तक पहुंच गई थी। एक ऐसा बदलाव जिसमें आमतौर पर कई जीवन काल लगते हैं। और फिर कुछ उल्लेखनीय हुआ। उसके ब्रेकथ्रू के 3 महीने बाद उसके पूर्व पति ने उसे अप्रत्याशित रूप से फोन किया। उसने एक आध्यात्मिक जागृति का अनुभव करने का वर्णन किया और अमेंस करना चाहता था। उसे पता नहीं था कि वो क्षमा पर काम कर रही थी। फिर भी उसके आंतरिक परिवर्तन ने किसी तरह उसके बदलाव को ट्रिगर कर दिया था। यही केसी का मतलब था जब उन्होंने कहा कि खुद को ठीक करने से दूसरों को ठीक किया जाता है। चेतना समय और स्थान से परे काम करती है। जब आप विकसित होते हैं तो आपसे जुड़े हर व्यक्ति अतीत, वर्तमान या भविष्य उस बदलाव को महसूस करता है और उसे भी ऊपर उठने का मौका मिलता है। केसी ने चौथा सार्वभौमिक नियम भी बताया, मृत्यु एक सचेत संक्रमण के रूप में। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मृत्यु बस कुछ ऐसा है जो उनके साथ होता है। केसी की रीडिंग्स ने दिखाया कि मृत्यु कुछ ऐसा है जिसमें आप भाग लेते हैं। उच्च चेतना विकसित करने वाली आत्माएं वास्तव में अपने मृत्यु के अनुभव को चुन सकती है। वे पार करते समय जागरूक रह सकती है, अपनी यादें बरकरार रख सकती है और अपना अगला अवतार भी निर्देशित कर सकती है। लेकिन निचले क्षेत्रों में फंसी आत्माएं मृत्यु को आघात और भ्रम के रूप में अनुभव करती है। कुछ को तो पता भी नहीं चलता कि वे मर चुके हैं। केसी ने जिसे पृथ्वी से बंधी अवस्थाएं, अर्थ बाउंड स्टेट्स कहा था, उसमें वे दशकों तक भटकते रहते हैं, दुनियाओं के बीच फंसे रहते हैं, क्योंकि उनकी चेतना इतनी घनी होती है कि वो ऊपर नहीं उठ पाती। तो आध्यात्मिक विकास सिर्फ आपके मौजूदा जीवन को बेहतर बनाने के बारे में नहीं है। ये एक सचेत मृत्यु और एक उद्देश्यपूर्ण पुनर्जन्म की तैयारी है। हर पल जो आप उच्च जागरूकता में निवेश करते हैं वो आपकी अनंत यात्रा को आकार देता है। 5वां सार्वभौमिक नियम जिसका केसी ने खुलासा किया वो ये था कि समय खुद एक भ्रम है। अपनी सबसे विस्मयकारी रीडिंग्स में से एक में उन्होंने समझाया कि उच्च क्षेत्रों से काम करने वाली आत्माएं शाश्वत अब, एटर्नल नाउ चेतना में रहती है, जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मौजूद होते हैं। ये अमूर्त लग सकता है, लेकिन ये सब कुछ बदल देता है। जब आप इस अवस्था में प्रवेश करते हैं तो आप अब पछतावे या चिंताओं से नहीं चलते हैं। आप पूरी तरह से उपस्थित हो जाते हैं और उस उपस्थिति में आपको एक अनंत रचनात्मक शक्ति तक पहुंच मिलती है जो केवल अभी में मौजूद है। केसी ने खुद अपनी रीडिंग्स के दौरान यह प्रदर्शित किया था। वो किसी भी समय अवधि से जानकारी प्राप्त कर सकते थे, संभावित भविष्य की झलक देख सकते थे और उन आत्माओं के साथ बातचीत कर सकते थे जो कभी शारीरिक रूप में नहीं थी। ये कोई रहस्यमयी प्रतिभा नहीं थी जिसके साथ वो पैदा हुए थे। ये चेतना का एक स्तर था जिसे उन्होंने उन्हीं सिद्धांतों को जीकर विकसित किया था जिनकी उन्होंने शिक्षा दी थी। और 1943 में केसी ने उस गहरे कारण का खुलासा किया
कि हम सबसे पहले पृथ्वी पर क्यों आते हैं। सिर्फ व्यक्तियों के रूप में विकसित होने के लिए नहीं, बल्कि इन उच्च आध्यात्मिक नियमों को मानवता की सामूहिक चेतना में स्थापित करने में मदद करने के लिए। यही आपके मार्ग की असली शक्ति है। आपकी हर आंतरिक जीत, क्षमा का हर कार्य, उपस्थिति का हर क्षण, प्रेम का हर चुनाव मानवीय विकास के पूरे जाल में गूंजता है। हम भौतिक दुनिया से बचने या इंसान होने से भागने के लिए यहां नहीं आए हैं। हम स्वर्ग को धरती पर लाने के लिए यहां आए हैं, ताकि उच्च चेतना को जीवित रहने के अनुभव के ठीक भीतर स्थापित कर सकें। लक्ष्य मानवता से ऊपर उठना नहीं है, ये मानवता को ऊपर उठाने में मदद करना है। हर एक आत्मा जो उच्च चेतना को एक भौतिक शरीर में धारण करती है, वो दूसरों के लिए भी इसका पालन करना आसान बनाती है। साथ मिलकर हम मानवीय क्षमता के लिए एक बिल्कुल नया टेम्पलेट बना रहे हैं। एडगर केसी ने इसे आते हुए देखा था। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि 2012 तक पर्याप्त आत्माएं जागरूकता की उच्च अवस्थाओं तक पहुंच जाएंगी, जिससे मानवता खुद उन्नत आध्यात्मिक आवृत्तियों पर काम करना शुरू कर देगी। उन्होंने कहा कि इस समय के बाद पैदा हुए बच्चे साइकिक उपहारों, गहरी बुद्धिमत्ता और अपनी आत्मा के उद्देश्य की सहज भावना के साथ पैदा होंगे। आज के युवा लोगों को देखें तो आप इसे महसूस कर सकते हैं। वे उन्हीं भौतिक लक्ष्यों से प्रेरित नहीं हैं जिन्होंने पिछली पीढ़ियों को उपभोक्तावाद में धकेल दिया था। वे चेतना की खोज, पृथ्वी को ठीक करने और प्रामाणिक आध्यात्मिक संबंध खोजने की ओर आकर्षित होते हैं। एडगर केसी की भविष्यवाणी हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही है।